हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज़ दिव्या सोनी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक्स में बहुत ही अच्छा टॉपिक है थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कि क्या क्या थ्योरीज है, किन किन इकोनॉमिस्ट ने क्या क्या थ्योरीज दी, क्या क्या अपने व्यूज़ दिए इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने के लिए। चाहे स्टार्टिंग पीरियड से अभी तक, कॉलोनियल पीरियड से अभी तक क्या क्या थ्योरीज आई, क्या क्या इन्होंने व्यूज़ दिए, डेवलपमेंट कैसे हो सकता है इकोनॉमिक्स में, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो रिसोर्सेज है उनका कैसे यूटिलाइज करके और जो है इकोनॉमी का डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो अपन डिफरेंट जो थ्योरीज है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए जानते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम। तो थ्योरीज इसमें इस वीडियो में अपन 5 टाइप्स की थ्योरीज पढ़ने वाले हैं, थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एडम स्मिथ्स थ्योरी। सेकेंड नंबर पे आता है माल्थुसियन थ्योरीज। थर्ड नंबर पे आता है कार्ल मार्क्स थ्योरी। थर्ड आता है रिकार्डियन थ्योरी एंड फोर्थ आता है रिकार्डियन थ्योरी एंड फिफ्थ आता है रोस्ट्रोस थ्योरी। इन सभी थ्योरीज को अपन डिटेल में जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए एक एक वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एडम स्मिथ्स थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। अब एडम स्मिथ ने थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या व्यूज दिए, क्या इन्होंने कहा। तो एडम स्मिथ इज रिगार्डेड एज ए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किससे कहा गया। एडम स्मिथ जो है इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा गया है। इनकी एक बुक है द इंक्वायरी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ एंड नेचर। इनकी बुक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ ही जाता है कि एडम स्मिथ की कौन सी ऐसी बुक है जो पब्लिश हुई थी 1776 में। तो इन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ एंड नेचर एडम स्मिथ हैज एक्सप्लेन सप्लाई साइड ऑफ मॉडर्न ग्रोथ। इन्होंने एडम स्मिथ ने डेवलपमेंट, इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए इन्होंने सप्लाई साइड ऑफ मॉडर्न ग्रोथ पे ज़्यादा व्यूज़ दिए। इन्होंने कहा कि जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसका हम सप्लाई कैसे करते हैं, सप्लाई के लिए हम कौन कौन से आउटपुट का है वो यूज़ करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हिम वाई इक्वल्स टू फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर ये लोग यूज़ करते हैं, LKT। अब इनको हम लोग एक एक चीज़ पढ़ते हैं। वाई मतलब कि आउटपुट, कि सप्लाई करने के लिए हमें आउटपुट तो बनाना पड़ेगा, हमें प्रोडक्शन तो करना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन करने के लिए कौन कौन से फैक्टर है जो यूज़ करते हैं, एडम स्मिथ ने अपने व्यूज़ दिए। उन्होंने कहा लेबर, L मीन्स लेबर, K मीन्स कैपिटल एंड लैंड मीन्स T मीन्स टेक्नोलॉजी या लैंड। तो आउटपुट को बनाने के लिए, सप्लाई करने के लिए लेबर को यूज़ करना पड़ेगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा वेजेस लगानी पड़ेगी ना अपने प्रोडक्शन आउटपुट बनाने के लिए। फिर हमें कैपिटल लगानी पड़ेगी, हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। फिर लैंड, अगर कोई जगह, कोई स्पेस नहीं रहेगा तो वहाँ पे हम प्रोडक्शन कैसे करेंगे। तो ये फैक्टर है। तो इस फैक्टर के द्वारा एडम स्मिथ ने कहा कि एडम स्मिथ हैड एक्सप्लेन सप्लाई साइड ऑफ मॉडर्न ग्रोथ। आगे बढ़ते हैं कि एडम स्मिथ की इस थ्योरी के क्या क्या एजम्पशन है। कि एडम स्मिथ ने इस थ्योरी में क्या कहा कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज ए फंक्शन ऑफ लैंड, लेबर एंड कैपिटल। कि इकोनॉमी की ग्रोथ तभी पॉसिबल हो सकती है जब इनका फंक्शन किया जाए, सही तरीके से लैंड को यूटिलाइज किया जाए, सही तरीके से लेबर को यूटिलाइज किया जाए, लेबर अपना काम जो है वो सही तरीके से करे, कैपिटल को है वो सही तरीके से डिफरेंट जगह पर इन्वेस्टमेंट किया जाए। ये चीज़ें होती है तभी इकोनॉमिक का ग्रोथ पॉसिबल है। इकोनॉमिक ग्रोथ टेक प्लेस थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। इकोनॉमिक ग्रोथ तभी सही अपनी जगह लेगी जब वो प्रिंसिपल अप्लाई होगा कि डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब एक ही लेबर को अपना सारा काम नहीं देना, कुछ कुछ काम को डिवाइड कीजिए डिफरेंट लेबर के साथ। एलोकेशन ऑफ कैपिटल, इन्होंने कहा कैपिटल को एलोकेट कीजिए अलग अलग प्रोजेक्ट में। कौन सा प्रोजेक्ट आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा उस प्रोजेक्ट में जो है एलोकेट कीजिए, जिससे कि बैलेंस ऑफ ग्रोथ है वो आपको अचीव हो सके। रोल ऑफ गवर्नमेंट शुड बी लेस एंड देयर शुड बी लेसेस फेयर पॉलिसी। इन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट का रोल है, जो गवर्नमेंट का रोल मतलब कि गवर्नमेंट ने कुछ कुछ चीज़ों पे बाउंडेशंस लगा रखे हैं, कुछ कुछ पे अपने रूल्स, पॉलिसीज़, रेगुलेशंस जो थोप रखे हैं प्रोड्यूसर्स को, वो उनको कम करना चाहिए। और जो लाइसेंस, मतलब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले लाइसेंस लेना होता था, तो उस प्रोसेस को थोड़ा कम कीजिए। लेजेस फेयर बनाए, मतलब कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बनाइए, प्रोड्यूसर जो चाहता है उसको जो करने दीजिए। ये चीज़ें होगी तभी इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ लीड्स टू प्रॉफिट। इकोनॉमिक ग्रोथ तभी होगी जब प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होने के बाद लो रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड वेजेस ड्यू टू
कंपटीशन, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्वियस सी बात है जब कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है, जब प्रोड्यूसर है प्रोडक्शन करता है नए प्रोडक्ट को, तो उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट होने के बाद क्या होता है, मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है। अब कंपटीशन होता है तो ऑब्वियस सी बात है और भी लोग प्रोडक्शन करना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जो हमारे लेबर है, अब मार्केट में एक चीज़ बनाने वाले बहुत है, तो हमारी जो है सेल्स कम होने लगी, तो लेबर है, लेबर को क्या हम वेजेस कम देते हैं, पहले के कंपैरिजन में हम कम देने लग जाते हैं और इंटरेस्ट रेट भी कम देते हैं। ओनली मल्टीलेटरल एंड फ्री ट्रेड विल मेक डेवलपमेंट। एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग कहा गया कि ओनली मल्टीलेटरल मतलब डिफरेंट कंट्रीज में और फ्री ट्रेड एरिया में अगर आपका डेवलपमेंट रहेगा तो मतलब ट्रेड रहेगा तो आपका इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा। पॉपुलेशन ऑफ इंफीरियर रेंज टू बी कंट्रोल, मतलब कि जो पॉपुलेशन है कंट्री की उसको कंट्रोल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है तो वो उस कंट्री में पॉवर्टी जो है वो ज़्यादा रहती है। तो पॉपुलेशन ऑफ इंफीरियर रेंज टू बी कंट्रोल्ड। तो एडम स्मिथ के एजम्पशन की थ्योरी के बाद कुछ क्रिटिसिज्म भी थे, तो उसमें क्या क्या क्रिटिसिज्म है, इसमें था नेग्लेक्ट द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर। अब हम लोगों ने ये एडम स्मिथ ने कहा कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज फंक्शन ऑफ लैंड, लेबर एंड कैपिटल। तो हमें पता है कि हमारे 4 टाइप्स के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि जो भी हम एक प्रोडक्शन जो प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्शन स्टार्ट करता है, उससे पहले 4 टाइप के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो लैंड जो है उसका यूज़ करके सही तरीके से एफिशिएंट यूज़ करके वहाँ पर हम लोगों को रेंट देनी पड़ती है पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद। लेबर को जो है वो वेजेस देना पड़ता है। कैपिटल जो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी है उसको हम लोगों को वापस रिटर्न में इंटरेस्ट देना पड़ता है, और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट होता है। तो एडम स्मिथ ने क्या किया, इन 3 चीज़ों को ही मेंशन किया, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। एंटरप्रेन्योरशिप को मेंशन ही नहीं किया, तो ये क्रिटिसिज्म है। इन्होंने एंटरप्रेन्योर को मेंशन ही नहीं किया। इन्होंने ये कहा नेगलेक्ट किया रोल ऑफ गवर्नमेंट को, उन्होंने गवर्नमेंट के रोल को भी नेगलेक्ट किया। उन्होंने कहा कि अगर प्रोडक्शन करना है तो आप अपने तरीके से कीजिए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन मत मानिए। नेगलेक्ट द रोल ऑफ मिडिल क्लास पीपल, उन्होंने मिडिल क्लास पीपल के रोल को भी नेगलेक्ट किया। ओनली वन साइड थ्योरी ऑफ सप्लाई इज कंसिडर, डिमांड इज नेगलेक्टेड। इन्होंने ये देखा कि उन्होंने ये नहीं देखा कि मार्केट में डिमांड कितनी हो रही, उन्होंने बस ये ध्यान दिया कि सप्लाई अगर अच्छे से हम ज़्यादा सप्लाई करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट अपने आप बिक जाएगा। ओनली उन्होंने सप्लाई साइड पे कंसिडर किया। अनरियलिस्टिक एजम्पशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, उन्होंने ये देखा परफेक्ट कंपटीशन मतलब कि प्राइजेस जो है एक ही रहनी है, लेकिन ऐसा नहीं होना है, डिफरेंट प्रोडक्ट की डिफरेंट प्राइजेस हमें रखनी पड़ती है। अनरियलिस्टिक एजम्पशन ऑफ स्टेशनरी स्टेट, स्टेशनरी स्टेट वो होता है कि जहाँ पर ना तो ज़्यादा इनकम होती है ना तो ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, इकोनॉमी है जो एक मतलब कांस्टेंट लेवल पे रहती है। रोल ऑफ इम्प्रूव टेक्नोलॉजी इज नॉट कंसिडर, इन्होंने टेक्नोलॉजी के कि रोल को जो इम्प्रूवमेंट होता है इनको भी कंसिडर नहीं किया। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म है। पहले हम लोगों ने एडम स्मिथ की थ्योरी क्या की थी, ये पढ़ी थी कि उसके एजम्पशन पढ़े, और फिर हम लोगों ने इसके क्रिटिसिज्म भी देखे। दूसरी हमारी थ्योरी आ रही माल्थस थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। अब माल्थस ने इकोनॉमिक थ्योरी के डेवलपमेंट में क्या बात कही ये हम डिस्कस करेंगे। तो थॉमस रॉबर्ट माल्थस, इनका पूरा नेम है थॉमस रॉबर्ट माल्थस, फेमस फॉर माल्थसियन थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन। इन्होंने पॉपुलेशन से रिलेटेड कुछ बात कही होगी तभी ये फेमस है। हिज आइडिया अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर फाउंड इन द बुक, इनकी बुक थी द प्रोग्रेस ऑफ वेल्थ जो कि पब्लिश हुई थी 1820 में। इन्होंने आइडिया दिया था अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का आइडिया दिया था। इनकी जो बुक थी द प्रोग्रेस ऑफ वेल्थ जो कि 1820 में पब्लिश हुई थी, इन्होंने इस बुक में इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड आइडियाज़ दिए थे। अकॉर्डिंग टू हिम डेवलपमेंट इज ए कॉन्स्टेंट एफर्ट। कॉन्स्टेंट एफर्ट मतलब कि हमें अपना कोई भी काम करना है, इकोनॉमी का डेवलपमेंट करना है तो कंटिन्यूटी उसमें बनाए रखनी है, कंटिन्यूटी हमें डेवलपमेंट पे उसमें काम करना पड़ेगा ऑन द पार्ट ऑफ पीपल बिफोर अटेनिंग ऑप्टिमम लेवल ऑफ डेवलपमेंट। मतलब जब तक आपका एक लेवल ऑप्टिमम लेवल ऑफ डेवलपमेंट आपको नहीं मिल जाता तब तक आप उसमें लगे रहना चाहिए, आपको कांस्टेंट एफर्ट्स जो है वो लगाने पड़ेंगे। रीच्ड स्लम्प मैनी टाइम, चाहे आपको वहाँ पर मतलब ऑप्टिमम लेवल ऑफ डेवलपमेंट मिलने के मतलब कंटिन्यू एफर्ट्स भी लगा रहे हैं, आपको बहुत सारे स्लम्स मिलते रहेंगे लेकिन आपको कंटिन्यू एफर्ट लगाने पड़ेंगे उस ऑप्टिमम लेवल को अचीव करने के लिए, ये माल्थस ने कहा।
प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट वाज वन ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और इस डेवलपमेंट के प्रोसेस में बहुत सारे अप्स आते हैं, बहुत सारे डाउन्स आते हैं, मतलब इन्फ्लेशन भी आता रहता है, डिफ्लेशन भी आता रहता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। इन सबको मेंटेन करके अपना एक ऑप्टिमम लेवल पे अचीव होना है डेवलपमेंट को। बाय इंक्रीजिंग द वेल्थ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कुड बी अचीव। अगर वेल्थ इंक्रीज हो जाएगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। वेल्थ में भी डिपेंड ऑन पार्टली क्वांटिटी ऑफ प्रोड्यूस एंड वैल्यूएशन ऑफ प्रोड्यूस। इन्होंने कहा कि वेल्थ है वो किस पे डिपेंड होगी। उन्होंने कहा कि क्वांटिटी ऑफ प्रोड्यूस, आप कितना क्वांटिटी में आप प्रोडक्शन कर रहे हैं और किस प्रकार की वैल्यू, मतलब अच्छी वैल्यू का प्रोडक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये आपकी वेल्थ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वेल्थ है, वो इस पर डिपेंड होगी। ओके, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में क्या कहा माल्थस ने? डेवलपमेंट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन वेल्थ। इन्होंने कहा कि जैसे जैसे आपका डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे कंट्री की वेल्थ भी है वो इंक्रीज होगी। रेट ऑफ कैपिटल इंक्रीज, इन्होंने कहा कि जैसे ही कैपिटल इंक्रीज होगी, मतलब जो अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रोडक्शन में, जैसे ही इंक्रीज करेंगे तो डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये पता चलेगा कि हमें पैसा ज़्यादा लगाना है, हमें अपने बिजनेस को, अपने फॉर्म को ज़्यादा इनहांस एक्सपांड करना है, तो उसके लिए मुझे ज़्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट होगी। तो लेबर जो है, लेबर की डिमांड ज़्यादा इंक्रीज होगी, विच इंक्रीज पॉपुलेशन ग्रोथ। तो ऑब्वियसली बात है, अपन लेबर कहाँ से लेंगे, पॉपुलेशन में ही लेंगे, तो उससे क्या होगी, हमारी पॉपुलेशन की जो है वो ग्रोथ होगी। सो पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज वेल्थ ओनली द इंक्रीज इफेक्टिव डिमांड, जिससे कि हमारी इफेक्टिव डिमांड है वो इंक्रीज होगी और इफेक्टिव डिमांड से वेल्थ इंक्रीज होगी। बस यही प्रोसेस है पॉपुलेशन ग्रोथ, यही रिलेशन है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, कि जैसे जैसे मैंने अपने फॉर्म में, अपने प्रोडक्शन में कैपिटल ज़्यादा लगाए तो मुझे लेबर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट हुई। लेबर रिक्वायरमेंट हुई तो लेबर मैं कहाँ से यूज़ करूँगी, पॉपुलेशन में से यूज़ करूँगी, और पॉपुलेशन का यूज़ करूँगी, उनमें से लेबर में अपना एम्प्लॉय, मतलब उनको काम दूँगी तो उनका ग्रोथ होगा, तो इफेक्टिव डिमांड बढ़ेगी, इफेक्टिव डिमांड बढ़ेगी तो कंट्री की वेल्थ होगी, कंट्री की वेल्थ होगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा। ये कहा माल्थस ने। ओके, आई होप आपको माल्थस की थ्योरी समझ में आई होगी। माल्थस बिलीव दैट सप्लाई ऑफ लेबर इज इनइलास्टिक इन शॉर्ट रन। इन्होंने बिलीव किया कि सप्लाई ऑफ लेबर, जो लेबर की सप्लाई है वो इनइलास्टिक है, मतलब कि बार बार चेंज नहीं कर सकते इन शॉर्ट रन में। मतलब अगर कम पीरियड के लिए हम लोग अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं तो बार बार हम लेबर को चेंज नहीं कर सकते। लेबर को ना तो रिमूव कर सकते हैं, ना नए लेबर को लगा सकते हैं शॉर्ट टर्म में। अगर लॉन्ग पीरियड के लिए अपन काम करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो उसमें अपन चेंजेस कर सकते हैं। सप्लाई ऑफ कैपिटल इंक्रीज फास्टर देन इंक्रीज इन पॉपुलेशन। जैसे जैसे इंक्रीज पॉपुलेशन में इंक्रीज होगा वैसे वैसे सप्लाई ऑफ कैपिटल को इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे इंक्रीज होगी पॉपुलेशन की। एज कैपिटलिस्ट इन्वेस्ट इन प्रोडक्शन लेबर और इंक्रीज द सप्लाई ऑफ कैपिटल। वेज राइजेज ड्यू टू कॉम्पिटिशन बट राइज इन वेजेस डज नॉट इंक्रीज द इफेक्टिव डिमांड। मतलब कॉम्पिटिशन इंक्रीज होगा तो वेजेस राइज होगी। हमें ये देखो, एक जो लेबर होगा वो देखेगा कि कौन सी, मतलब अलग अलग जगह कंपटीशन बढ़ रहा है, 2-3 फैक्ट्रीज में, 2-3 प्रोडक्शन में जो कंपटीशन हो रहा है, तो वह देखेगा कि कौन सी फैक्ट्री में है ज़्यादा मुझे वेजेस मिल रहा है, तो वेजेस जो है उसकी राइज हो जाती है। बट राइज इन वेजेस डज नॉट इंक्रीज इफेक्टिव डिमांड। ये इफेक्टिव डिमांड को मतलब की है वो इंक्रीज नहीं करती है अगर वेजेस राइज होता है। ओके, ये हम लोगों ने 2 थ्योरीज पढ़ी, एडम स्मिथ की थ्योरी एंड माल्थस की थ्योरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड। अब और अपन बात करते हैं 3rd नंबर पे थ्योरी, कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कार्ल मार्क्स वॉज सोशल रिफॉर्मर एंड नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म। अब आपको कहा जाए कि हु इज़ द फादर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म, तो कार्ल मार्क्स इज द वन। He had given the thought about the economic development in his book Das Capital। उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के थॉट्स कौन सी बुक में दिए, दास कैपिटल में दिए। अकॉर्डिंग टू हूम देयर आर 5 स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग 5 स्टेजेस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। क्या क्या स्टेजेस है? नंबर 1 पे आता है प्रीमिटिव स्टेज। प्रीमिटिव स्टेज मतलब कि इन द स्टेज पीपल लिव इन फॉरेस्ट एंड सर्वाइव ऑन हंटिंग। एक स्टेज ऐसा था इकोनॉमिक का कि जहाँ पर लोग फॉरेस्ट में रहते थे और अपना जीवन यापन करने के लिए हॉन्टिंग, मतलब कि शिकार पे डिपेंड हुआ करते थे। जो दिखता था उसका शिकार किया और अपने आप को, मतलब कि अपना लिविंग स्टैंडर्ड है वो ऐसे ही रखा, मेंटेन रखा। फिर दूसरा स्टेज आता है स्लेवरी स्टेज। लोग जैसे जैसे टाइम पीरियड मतलब बढ़ता गया वैसे वैसे लोगों में थोड़ा थोड़ा और इंक्रीमेंट हुआ। लोगों ने इन दिस स्टेज पीपल आर अंडर द कंट्रोल ऑफ लैंड एंड दे आर सर्व द ओनर
ऑफ सर्वेंट। उस टाइम क्या होता कि एक पर्टिकुलर पर्सन को, किसी व्यक्ति के पास लैंड होती थी, तो लैंड किसी व्यक्ति के साथ कंट्रोल में रहती थी और जो ओनर होता था वो सर्वेंट रखता था। तो सर्वेंट क्या था, उस ओनर के अंडर में काम करता था। तो बस थोड़ा और इंक्रीमेंट हुआ इकोनॉमी का। फिर आता है फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म में क्या था, इन दिस स्टेज द लेबर आर अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस। इसमें क्या था, लेबर को वेजेस के बेसिस पे अपॉइंट किया गया था। सर्व द लैंड ओनर अगेंस्ट द पेमेंट, उन्हें कुछ पेमेंट दिया जाता था कि आप इस पेमेंट पे हमारा काम कीजिए, सर्वेंट को, उन लोगों को, उन लेबर को, ठीक है। तो वो फ्यूडलिज्म स्टेज था। नेक्स्ट स्टेज था कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म मतलब इन दिस स्टेज लेबर आर गिवन फिक्स्ड वेजेस। इसमें क्या था कि एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता था वेजेस का, आपको एक फिक्स्ड अमाउंट वेजेस दिया जाएगा, इसके अकॉर्डिंग आप हमारा काम कीजिए। एंड सरप्लस अमाउंट इज टेकन बाय कैपिटलिस्ट एज प्रॉफिट, और जो सरप्लस अमाउंट रहता था वो कैपिटलिस्ट एज प्रॉफिट उसको मिल जाता था। लास्ट स्टेज आता है सोशलिज्म। सोशलिज्म इन दिस स्टेज ऑल कंट्रोल ऑफ इकोनॉमी इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, अपनी जो इकोनॉमी को है अपने कंट्रोल में ले गया। एंड इम्पोर्टेंस इज गिवन ऑन सोशल वेलफेयर, और जहाँ सारी इकोनॉमी का डेवलपमेंट जो इम्पोर्टेंस दिया गया सोशल वेलफेयर, सोसाइटी का, समाज का, कैसे हम उनको ऊंचा बढ़ा सकते हैं। तो यह कार्ल मार्क्स ने 5 जो स्टेज बताया इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। सबसे पहले प्रिमिटिव स्टेज, स्लेवरी स्टेज, फ्यूडलिज्म स्टेज, देन कैपिटलिज्म स्टेज, देन आता है सोशलिज्म स्टेज। अब कार्ल मार्क्स की थ्योरी के भी कुछ ना कुछ एजम्पशन है, देखते हैं। देयर आर 2 क्लासेस इन द सोसाइटी। फर्स्ट आता है बर्गेजियस। बर्गेजियस मतलब कि द कैपिटलिस्ट क्लास। जो कैपिटलिस्ट क्लास मतलब कि जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, जो बिजनेस, जो प्रोडक्शन करते हैं, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो कैपिटलिस्ट क्लास। दूसरा आता है कि प्रोलेटरिएट मतलब वर्किंग क्लास, जो रियलिटी में, जो सच में जो काम करते हैं, मतलब कि लेबर। तो देयर आर 2 क्लासेस ऑफ द सोसाइटी। वेजेस ऑफ द वर्कर आर डिटरमाइंड ऑन द सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ द लिविंग। वेजेस है, जो वेजेस डिटरमाइन की जाती थी उनको सब्सिस्टेंस, उनके लिविंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वो वेजेस डिटरमाइन की। उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है तो उसको ज़्यादा वेजेस दे, उनका लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा लो है उनको कम वेजेस दे, ये सब होता था उसमें। इन्होंने लेबर थ्योरी के बारे में बात करी। लेबर थ्योरी इज द मेन सोर्स ऑफ वैल्यू जनरेशन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय कैपिटलिस्ट। जो सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अभी मैंने थोड़े टाइम पहले, मतलब मैंने 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिस्कस किए थे, वो ऑन किए जाते थे बाय कैपिटलिस्ट। कैपिटल आर 2 टाइप्स, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। जो कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट करते थे उसमें 2 टाइप्स के कैपिटल जो है वो यूज़ में आती थी। कांस्टेंट कैपिटल जो कि फिक्स्ड रहती थी, फिक्स एसेट जो रहती है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। वेरिएबल जिनको चेंज कर सकते हैं वो चीज़ें। परफेक्ट कंपटीशन इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में ये मान के चलते थे कार्ल मार्क्स को परफेक्ट कंपटीशन होता है। परफेक्ट कंपटीशन मतलब कि सभी जो प्रोडक्ट है वो सिमिलर प्रोडक्ट है, सभी प्रोडक्ट की प्राइस है वो सिमिलर है। मतलब जो प्राइस है वो खुद नहीं बना सकते, गवर्नमेंट ने जो प्राइस दे दी वही प्राइस हम लोगों को चलानी है। लेबर इज अ होमोजीनियस एंड परफेक्ट मोबिलाइज। सभी लोग लेबर है, उनके पास एक ही तरह की एबिलिटीज़ है, एक ही तरह की कैपेबिलिटीज़ है और परफेक्टली मोबिलाइज किया जाता है उनको। सही तरीके, उनको अलग अलग जगह उनको यूटिलाइज किया जाता था उस लेबर को। कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइट द वर्कर। अब ऑब्वियसली बात है कि कैपिटलिस्ट जो काम देने वाले थे वो वर्कर को एक्सप्लॉइट करते थे इस थ्योरी में। नेशनल इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द टर्म्स ऑफ वेजेस एंड प्रॉफिट। जो हमारी जो नेशनल इनकम थी वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी वेजेस एंड प्रॉफिट के टर्म्स में। ओके, आई होप आपको ये तीसरी थ्योरी भी, कार्ल मार्क्स की थ्योरी भी समझ में आ रही है। इन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस प्रकार से होता था, क्या क्या स्टेजेस है और उनके क्या क्या एजम्पशन है, ये समझ में आया। फोर्थ हमारी थ्योरी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, रिकार्डन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। इसमें हम लोग बात करेंगे रिकार्डो एनालिसिस द एक्चुअल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। उन्होंने एक्चुअली में इकोनॉमी की क्या प्रॉब्लम है इसके बारे में डिस्कस किया था रिकार्डो ने। ही सिंपली डिस्कस द थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इन्होंने थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करी। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन मार्जिनल एंड सरप्लस प्रिंसिपल। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरी है ये थ्योरी ऑफ मार्जिनल प्रिंसिपल एंड सरप्लस प्रिंसिपल पे डिपेंड करती है। अब मार्जिनल प्रिंसिपल क्या होता है एंड सरप्लस प्रिंसिपल क्या होता है। मार्जिनल प्रिंसिपल होता है एक्सप्लेन शेयर ऑफ रेंट इन नेशनल आउटपुट। जो हमारे जो नेशनल आउटपुट होते हैं, मतलब कि जो कंट्री का जो सारा जो प्रोडक्शन होता है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने क्या प्रोडक्शन किया वो नहीं, कंट्री के सारे लोगों ने क्या प्रोडक्शन किया है, उन्होंने क्या एक्सप्लेन शेयर करी रेंट में, एक्सप्लेन शेयर ऑफ रेंट इन नेशनल आउटपुट। तो वो हमारा होता है मार्जिनल प्रिंसिपल। और उसके अलावा सरप्लस प्रिंसिपल वो होता है कि एक्सप्लेन डिवीजन ऑफ रिमेनिंग शेयर बिटवीन वेजेस एंड प्रॉफिट।
कि डिवाइड करना उस चीज़ को वेजेस एंड प्रॉफिट में, वो सरप्लस प्रिंसिपल होता है। ओके, रिकार्डियन सिस्टम कंसिडर एग्रीकल्चर एट द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्टर। रिकार्डियन सिस्टम ने कंसिडर किया कि एग्रीकल्चर एट द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्टर है, क्योंकि ये इस टाइम पे क्या था रिकार्डियो के टाइम कि एग्रीकल्चर पे ही लोग डिपेंड रहते थे। लोगों का मेन जो काम था, मेन जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो एग्रीकल्चर पर ही था। अकॉर्डिंग टू माई देयर आर 3 ग्रुप्स, लैंडलॉर्ड, कैपिटलिस्ट एंड लेबरर, एमंग होम एंटायर प्रोडक्टिव लैंड डिस्ट्रीब्यूट, जिसमें कि 3 ग्रुप्स होते थे, लैंडलॉर्ड हो गया, कैपिटलिस्ट हो गया और लेबरर हो गया, जिसमें कि जो हमारा जो उस एग्रीकल्चर को किस प्रकार से हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, वो 3 ग्रुप अपने आप अपना काम करते थे। The national output is distributed among 3 groups as rent, profit and wages. Okay. नेक्स्ट इनके अब रिकार्डो थ्योरी के एजम्पशन है, क्योंकि हमने हर थ्योरी के कुछ ना कुछ एजम्पशन पढ़े। रिकार्डो थ्योरी के क्या क्या एजम्पशन है ये देखते हैं। सप्लाई लैंड इज फिक्स्ड, जो लैंड, जो एग्रीकल्चर की लैंड है वो फिक्स्ड है, इसको चेंज नहीं कर सकते। ऑब्वियसली बात है कि जो हमारा जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड का है इसको हम बार बार चेंज नहीं कर सकते। अब हम लोगों ने लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन किया, 1 साल से ज़्यादा हम लोगों ने प्रोडक्शन किया, तो हम उस प्रोडक्शन के लिए लैंड को अलग अलग जगह, हम लोग एग्रीकल्चर लैंड को डिफरेंट जगह हम लोग नहीं लगा सकते। वो फिक्स्ड है, जहाँ पर रहेगी वही। लैंड इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ कॉर्न। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ऑपरेट ऑन लॉस। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्या होता है कि जब हम लैंड को यूज़ करते हैं तो एक बार लैंड यूज़ हुई तो दूसरी बार उसका, पहली बार उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, फिर दूसरी बार प्रोडक्शन थोड़ा कम होगा, फिर तीसरी बार प्रोडक्शन उससे थोड़ा और कम होगा। तो ये क्या होगा, डिमिनिशिंग रिटर्न होता रहता है। डिमांड फॉर कॉर्न इज परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब कि जो कंज्यूमर ने जितनी मतलब कि प्रोडक्शन की डिमांड करी है वो डिमांड उसकी कांस्टेंट रहेगी, चाहे प्राइसेस बढ़े या कम हो, ठीक है ना, चाहे प्राइसेस बढ़े या कम हो, लेकिन उसकी डिमांड यहाँ पर फिक्स है। तो यहाँ पर डिमांड क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक होती है। लेबर एंड कैपिटल आर वेरिएबल इनपुट। जैसे यहाँ पर लैंड जो फिक्स्ड सप्लाई से फिक्स फैक्टर था, यहाँ पर लेबर है और कैपिटल है, इनको हम चेंज कर सकते हैं। लैंड को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन लेबर को चेंज कर सकते हैं। अगर वो एफिशिएंट तरीके से काम नहीं करे या फिर हमें ज़्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट होता है उसको चेंज कर सकते हैं। ज़्यादा कैपिटल की हमें रिक्वायरमेंट होता है उसको और ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। कैपिटल कंसिस्ट द सर्कुलेटिंग कैपिटल। कैपिटल कंसिस्ट करता है सर्कुलेशन ऑफ कैपिटल में। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी नॉलेज इज गिवन। इसमें क्या होता है कि एडम स्मिथ ने तो टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन यहाँ पे लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज होता है। सप्लाई प्राइस ऑफ लेबर इज गिवन एंड कॉन्स्टेंट। ओके, ये हम लोगों ने एजम्पशन पढ़ा है और ये हम लोगों की रिकॉर्डिंग थ्योरी भी इसके साथ कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एंड लास्ट थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, रोस्टोस थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। अब रोस्टो ने इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट में क्या क्या बातें कही वो हम लोग बातें करते हैं। वन ऑफ द की थिंकर्स ऑफ 20th सेंचुरी डेवलपमेंट स्टडीज वाज W.W. रोस्टो, एंड अमेरिकन इकोनॉमिस्ट एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल की 20th सेंचुरी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्टडीज़ के बारे में बात करी गवर्नमेंट ऑफिशियल prior of Rostow. Approaches of development had been based on the assumption that modernization, इन्होंने modernization से related बात करी, was characterized by the western world, wealthier, more power countries at the time, which were able to advance from the initial stage of the underdevelopment. इन्होंने बात करी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मॉडर्नाइजेशन को, मतलब पहले कॉलोनियल टाइम में क्या क्या डेवलपमेंट होता था, फिर मॉडर्न पीरियड 20th सेंचुरी में कितना डेवलपमेंट होना, ये सब बातें जो डिस्कस की इन्होंने। रोस्टो स्पेन द क्लासिकल स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इनकी एक मतलब कि इन्होंने रोस्टोस ने डिफाइन किया क्लासिक स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इन्होंने कुछ स्टेज है वो डिफाइन किए थे इकोनॉमिक ग्रोथ के 1960 में, विच प्रेजेंटेड 5 स्टेज थ्रू विच, उनके 5 स्टेजेस कौन से थे। सबसे पहले आता है ट्रेडिशनल सोसाइटी, देन आता है प्री कंडीशंस टू द टेक ऑफ, फिर तीसरा स्टेज आता है टेक ऑफ स्टेज, फिर चौथा स्टेप आता है ड्राइव टू मेच्योरिटी स्टेज, एंड 5वां स्टेप आता है एज ऑफ हाई मास कंजप्शन। अभी सारे स्टेज को अपन 1 by 1 डिस्कस करने वाले हैं। अब ये तो अपन चार्ट ये बाद में पढ़ेंगे, पहले इन थ्योरीज को, इन स्टेजेस को अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है ट्रेडिशनल सोसाइटी। ट्रेडिशनल सोसाइटी द स्टेज ऑफ कैरेक्टराइज्ड बाय द सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी। अब
पुराने ज़माने की बात है तो लोग क्या करते थे, एग्रीकल्चर को ही अपना अर्निंग का जरिया मानते थे, एग्रीकल्चर पर ही वो बेस्ट रहते थे। उनको पता ही नहीं था कि और इनकम का कौन सा जरिया हो सकता है, वो कहाँ पर वो मतलब कि सही तरीके से मनी से रिलेटेड उनको पता नहीं था। विथ इंटेंसिव लेबर एंड लो लेवल ऑफ ट्रेडिंग का उनको कुछ पता भी नहीं था, मतलब वो व्यापार के बारे में नहीं जानते थे। वो बस ये जानते थे कि अगर हम लोगों ने एग्रीकल्चर, हमारे पास लैंड अच्छी है, जिस भी पर्टिकुलर व्यक्ति के पास लैंड अच्छी ज़्यादा लैंड है उस सोसाइटी में हाई पावर का होगा। और उस टाइम क्या होता था कि वो अपना जो नेशनल इनकम का था वो मतलब डेवलपमेंट में नहीं करते थे, वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट, वहाँ पर लोग पैसा वहाँ लगाते थे कि रिलीजियस मतलब कि मंदिर बनवाना, मूर्तिज बनवाना, लोग उस पर ज़्यादा बिलीव करते थे। उनको ये लगता था कि अगर ये ऐसे डेवलपमेंट रहेंगे तो हमारी कंट्री डेवलपमेंट रहेगी। लेकिन एक अभी क्या डेवलपमेंट हो रहा है कि लोग रोड कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं, स्कूल्स बना रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, अभी का टाइम ये। लेकिन पुराने ज़माने में लोग इस पर नहीं सोचते थे। फिर दूसरा स्टेज आता है प्री कंडीशंस टू टेक ऑफ, मतलब टेक ऑफ से पहले कौन सी कंडीशंस होती है, मतलब इकोनॉमी को टेक ऑफ करने से पहले, अच्छी इकोनॉमी आने से पहले प्री कंडीशंस क्या आती है। ये सोसाइटी बिगन टू डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड मोर नेशनल इंटरनेशनल एज अपोज्ड टू रीजनल आउटलुक। इस टाइम पे क्या होता था कि जब डच मतलब कि जब कॉलोनियल टाइम पीरियड आता था, तब कॉलोनियल टाइम पीरियड था, तब डच आए थे हमारी कंट्री में, पोर्टुगीज़ आए थे, तो वो सब मतलब एशिया एंड अमेरिका के एरियाज़ में वो जब आए थे तो उन्होंने समुद्री एरिया से आए तो उन लोगों ने व्यापार करना स्टार्ट किया। इन्होंने हमारी कंट्री में मतलब हमारी पूरी वर्ल्ड में व्यापार कैसे होता है उस चीज़ को सिखाया। तो वहाँ फिर उस टाइम क्या, अगर लोगों ने ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया कि बिज़नेस कैसे कर सकते हैं और ज़्यादा इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, तो लोगों में क्या थोड़ा और इंक्रीमेंटेशन हुआ। तो हियर इज़ द सोसाइटी बिगन द डेवलप मैन्युफैक्चर, लोग प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने लगे, डिमांड देखने लगे और ट्रेड करने लगे, नेशनल एंड इंटरनेशनल वो ट्रेड करने लगे। ओके, फिर तीसरा स्टेज आता है टेक ऑफ का स्टेज। रोस्टो डिस्क्राइब द स्टेज एज ए शॉर्ट पीरियड ऑफ इंटेंसिव ग्रोथ इन विच इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगन। और इस टाइम क्या हुआ कि जब प्री कंडीशंस टू टेक ऑफ के बाद में जब टेक ऑफ का स्टेज आया तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का स्टेज है वो इंक्रीमेंट हुआ। इंडस्ट्रियलाइज मतलब कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है वो ओपन होने लगी, क्या क्या डिमांड है उसके अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी इनहांस होने लगी, बिगन टू द ऑकर एंड वर्कर्स एंड इंस्टीट्यूशन बिगम कॉन्सेंट्रेट अबाउट द न्यू इंडस्ट्रीज। अब ऑब्वियसली बात है नई नई इंडस्ट्रीज लगेगी, उसमें नए नए एम्प्लॉयज़ है, अपन को एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ को हमें नॉलेज देना पड़ेगा, एम्प्लॉयज़ को हमें मतलब पता रहना चाहिए कि कैसे जो है प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं। तो ये स्टेज था, ये टेक ऑफ का स्टेज था जहाँ पर ग्रोथ और अच्छा होने लगा था। फिर चौथा स्टेप आता है ड्राइव टू मेच्योरिटी। दिस स्टेज टेक प्लेस विद लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग राइज। अब पता चला कि हम लोगों ने हमारी कंट्री में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज ओपन होने लगी तो लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो ओपन होने लगा, मतलब बढ़ने लगा। लोग अलग अलग मतलब अपनी स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड में अलग अलग इंक्रीमेंटेशन करने लगे। टेक्नोलॉजीज इंक्रीज हुई, डिफरेंट डिफरेंट की टेक्नोलॉजी है वो मार्केट में आने लगी एंड द नेशनल इनकम इकोनॉमी है वो भी ग्रो हुई। ऑब्वियसली बात है लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा तो टेक्नोलॉजी भी हमें बढ़ाने लगी जिससे कि हमारी इकोनॉमी अपने आप ग्रो हुई और डाइवर्सिफाई मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में भी हम लोग ट्रेड करने लगे, टेक्नोलॉजीज़ हमारी एक्सचेंज होने लगी, टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू हम लोग अपना ट्रेड जो है वो एक्सचेंज करने लगे। एंड द लास्ट स्टेज में इन्होंने कहा द एज ऑफ हाई मास ऑफ कंजप्शन। अब लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड राइज हुआ, टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हुआ, सब चीज़ें ग्रोथ हो रही थी, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी। इस टाइम क्या हुआ कि मास कंजप्शन हुआ, मतलब कि जो ड्यूरेबल गुड्स है उनका कंजप्शन बढ़ने लगा। ड्यूरेबल गुड्स मतलब कि जो लॉन्ग टर्म्स के लिए जो गुड्स है उनको हम परचेज करते हैं, जैसे कि टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, एयर कंडीशन हो गया, लोग इनका कंजप्शन करने लगे, लोग इन पर डिपेंड होने लगे। तो अभी वो टाइम पीरियड वही चल रहा है, एज ऑफ हाई मास कंजप्शन। At the time of writing, Rostow believed that Western countries, more notably the United States, occupied the last developed stage। तो ये स्टेज क्या है, ये डेवलप्ड स्टेज है। यहाँ पर लोग अच्छी क्वालिटीज़ की चीज़ों को कंज्यूम करने लगे और लॉन्ग टर्म्स ड्यूरेबल गुड्स को कंज्यूम करने लगे। ये कंट्रीज इकोनॉमी फ्लोरिश इन कैपिटलिस्ट सिस्टम, यहाँ पे कैपिटलिस्ट सिस्टम अपनाने लगे। लोग गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं होने लगे, क्योंकि गवर्नमेंट पे डिपेंड होते हैं तो गवर्नमेंट क्या करते हैं अपने रूल्स रेगुलेशंस पे फाउंडेशन करती है, लेकिन प्रोड्यूसर क्या करता है अपने तरीके से प्रोडक्शन करता है, डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करने लगा। तो कैपिटलिस्ट सिस्टम लागू हुआ, कैरेक्टराइज बाय मास प्रोडक्शन हुआ एंड कंज्यूमरिज्म हुआ, मतलब कि कंज्यूमर क्या डिमांड करता है, कंज्यूमर अपने अकॉर्डिंग जो है गुड्स को कंज्यूम करने लगा।
फिर हम इसके जो ये जो चार्ट है इस पे देखते हैं कि पहला स्टेज आता है ट्रेडिशनल सोसाइटी, जिसमें सब्सिस्टेंस एंड बार्टर और एग्रीकल्चर, बार्टर सिस्टम था, गुड्स के बदले में हम लोग गुड्स एक्सचेंज करते थे, एग्रीकल्चर पे डिपेंड हुआ करते थे, डिपेंड ऑन रूरल इकोनॉमी हुआ करता था। दूसरा स्टेज आया तब स्पेशलाइजेशन एंड सरप्लस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना, कुछ चीज़ें जो है हम लोग इम्प्रूवमेंट हुई, लोगों ने ट्रेड करना स्टार्ट किया, मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट हुआ, डेवलपमेंट इन सोशल एप्रिसिएशन ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट हुआ इस स्टेज में। फिर तीसरा स्टेज आया टेक ऑफ का स्टेज, टेक ऑफ का स्टेज हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ग्रोइंग इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ने लगा, रीजनल ग्रोथ बढ़ने लगी, पॉलिटिकल चेंज भी होने लगा, डिपेंड ऑन सब अर्बन इकोनॉमी, मतलब कि लोग गाँवों से शहरों की तरफ अपने पलायन करने लगे। चौथा स्टेज आता है ट्राई टू मैच्योरिटी, जिसमें डाइवर्सिफिकेशन होगा, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री के साथ हम लोग ट्रेड करने लगे, टेक्नोलॉजीज है वो बढ़ने लगी, इनोवेशंस हुए, आइडियाज़ जनरेट हुए, लेस रिलायंस ऑफ इम्पोर्ट्स, मतलब लोग इम्पोर्ट्स में रिलाय नहीं हुए, लोग अब एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, टेक्नोलॉजीज बढ़ रही है, तो लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, अपनी कंट्री में ही प्रोडक्शन कर रहे हैं, लोग बाहर से माल नहीं मंगा रहे, खुद की कंट्री में ही प्रोडक्शन करना स्टार्ट हुआ, इन्वेस्टमेंट करना लगा, डिपेंड ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। फिर लास्ट है हाई मास कंजप्शन, कंज्यूमर ओरिएंटेड, कंज्यूमर क्या चाहता है, ड्यूरेबल गुड्स को कंज्यूम करने लगा, फ्यूरियस होने लगा कंज्यूमर्स, सर्विस सेक्टर बिकम डोमिनेट, यहाँ पर सर्विस सेक्टर की बात आने लगी, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा पहले तो एग्रीकल्चर सेक्टर था, प्राइमरी सेक्टर था, वहाँ पर उसका जो रोल था इकोनॉमी में वो ज़्यादा था, लेकिन अभी सर्विस सेक्टर का जो रोल है वो ज़्यादा हो रहा है, डिपेंडेंट ऑन ग्लोबल इकोनॉमी एंड मार्केट मैनेजिंग इकोनॉमी। तो ये रोस्टोस के 5 स्टेज है, आप इसको अच्छे से ध्यान रखिए। तो ये आज हम लोगों ने इकोनॉमिक्स थ्योरीज़ के बारे में पढ़ा कि क्या क्या इकोनॉमिक्स की 5 थ्योरीज़ हैं, डिफरेंट इकोनॉमिक्स ने क्या क्या अपने व्यूज़ दिए, एडम स्मिथ थ्योरी, माल्थजियन थ्योरीज, कार्ल मार्क्स थ्योरी, रिकार्डन थ्योरी, इन सब के बारे में हमने 1 by 1 जो है इस वीडियो में डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।